21 अगस्त साल 1911 सोमवार की सुबह थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में डूबी हुई थी। लोग ऑफिस जा रहे थे, सड़कें हल्की हल्की आवाजों से भर रही थीं और दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसी शहर के बीचों बीच खड़ी थी एक ऐतिहासिक इमारत, लूव्र म्यूजियम, जहां हर दिन की तरह उस दिन भी शांति पसरी हुई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस शांति के पीछे इतिहास की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक जन्म ले रही है। सुबह के करीब 8:30 बजे थे। 3 आदमी बिल्कुल आम से दिखने वाले म्यूजियम के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में एक साधारण सा कंबल था, जैसे उसमें कोई पुरानी सी चीज लपेटी गई हो। उनके अंदर न कोई हड़बड़ी थी, ना ही कोई डर। उन्होंने पास के रेलवे स्टेशन का रुख किया और 8:45 की ट्रेन पकड़ी और शहर से गायब हो गए। उस वक्त किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि जो चीज उस कंबल में छुपी हुई थी वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि वो थी दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा। कुछ घंटों बाद जब म्यूजियम के कर्मचारी अपनी रोज की ड्यूटी पर पहुंचे तो एक खाली दीवार ने उन्हें रोक लिया। जहां रोज सैकड़ों लोग रुककर देखते थे, आज वहां कुछ भी नहीं था। पहले लगा शायद पेंटिंग को साफ करने के लिए हटाया गया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एक डरावनी सच्चाई सामने आने लगी कि मोनालिसा अब चोरी हो चुकी है। पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया। अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी, पुलिस सक्रिय हो गई और कुछ ही दिनों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, आज इस पेंटिंग की कीमत लगभग $1 अरब आंकी जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि आखिर मोनालिसा है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, मोनालिसा। लेकिन एक बार के लिए सोचकर देखिए कि दुनिया में लाखों पेंटिंग्स हैं जिनमें हजारों बेहद खूबसूरत हैं और सैकड़ों तो तकनीकी रूप से मोनालिसा से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं। फिर आखिर ऐसा क्या है कि लोग घंटों लाइन में लगकर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही इसे देखने आते हैं। दोस्तों, मोनालिसा को देखते हुए लोग अक्सर एक ही बात कहते हैं कि ये मुझे देख रही है। और सच कहें तो यह कोई भ्रम नहीं लगता। आप जिधर भी खड़े हों उसकी नजरें जैसे आपका पीछा करती हैं। कभी वो मुस्कुरा रही होती है, कभी वो गंभीर होती है, तो कभी उदास होती है, तो कभी बिल्कुल शांत लगती है। यही असमंजस मोनालिसा की सबसे बड़ी ताकत है। और शायद इसी वजह से मोनालिसा को देखकर हर इंसान को कुछ अलग महसूस होता है। कोई उसमें खुशी देखता है, कोई अकेलापन, कोई रहस्य, तो कोई प्रेम। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि मोनालिसा बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है। फिल्मों और तस्वीरों में इसे देखकर लोग सोचते हैं कि यह किसी विशाल फ्रेम में होगी, लेकिन असल में जब लोग इसे पहली बार सामने से देखते हैं तो अक्सर वो चौंक जाते हैं। इस पेंटिंग का साइज महज 30 इंच बाई 21 इंच है। दोस्तों, असल में मोनालिसा एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हर देखने वाले के नजरिए के साथ बदल जाता है। लेकिन इस रहस्यमय पेंटिंग के पीछे एक इंसान था, एक ऐसा दिमाग जो अपने समय से सदियों आगे की सोचता था। एक ऐसा कलाकार जिसने कला को सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीज नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली भाषा बना दिया। और उस इंसान का नाम था लियोनार्दो दा विंची। दोस्तों, लियोनार्दो दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि वह उन गिने चुने इंसानों में से एक थे जिनके लिए टैलेंट शब्द छोटा पड़ जाता है। वह एक आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, शरीर रचना के जानकार थे, वास्तुकार थे और सबसे जरूरी बात, वह बहुत ही जिज्ञासु थे। लियोनार्दो का मानना था कि अगर किसी चीज को बनाना है तो सबसे पहले उसे समझना होगा। इसी वजह से लियोनार्दो रातों को अस्पतालों में बिताते थे और वह इंसानी शरीर के बारे में जानने के लिए उसे खोलकर देखते थे। उस दौर में यह काम न सिर्फ अजीब था बल्कि खतरनाक भी माना जाता था। लेकिन लियोनार्दो को कोई परवाह नहीं थी। वह जानना चाहते थे कि इंसान हंसता कैसे है, रोता कैसे है और मुस्कुराता कैसे है। उनकी नोटबुक्स में हजारों ऐसे स्केच मिलते हैं जिनमें उड़ने वाली मशीनें, युद्ध के हथियार, पानी के नीचे सांस लेने वाले उपकरण मिलते हैं। दोस्तों, लियोनार्दो ने जो स्केच बनाए थे उनमें से ज्यादातर का इन्वेंशन उससे 400-500 साल बाद हुआ था। लियोनार्दो अपने समय से सदियों आगे की सोच कर चलते थे और मोनालिसा भी एक ऐसी ही पेंटिंग थी।
लियोनार्दो ने इसे जल्दबाजी में नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इस पेंटिंग को सालों तक अपने पास रखा और पूरे 15 साल तक वह इसमें छोटे छोटे बदलाव करते रहे। ये बात सच में हैरान कर देती है कि जो आदमी दुनिया के सबसे बड़े दिमागों में से एक था, वह एक छोटी सी पेंटिंग पर इतना समय क्यों लगा रहा था। अब दोस्तों एक सवाल सामने आता है कि जिस पेंटिंग को लियोनार्दो दा विंची ने 15 सालों तक बनाया, उस पेंटिंग में आखिर जो औरत दिखाई देती है वो कौन है। और दोस्तों ये सवाल सैकड़ों सालों तक दुनिया को परेशान करता रहा। दोस्तों सबसे पहली बार इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश साल 1550 में हुई। एक इतालवी कलाकार और इतिहासकार थे जॉर्जियो वसारी। उन्होंने लियोनार्दो दा विंची की जीवनी लिखी और उसी किताब में पहली बार दावा किया गया कि मोनालिसा असल में एक असली महिला की तस्वीर थी। वसारी के अनुसार इस पेंटिंग में दिखाई देने वाली औरत का नाम था लीसा गिरार्दिनी। वह फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक रेशम के व्यापारी की पत्नी थी जिसका नाम था फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो। दोस्तों मोनालिसा का नाम दरअसल मैडोना लीसा से आया था। उस दौर में मैडोना शब्द का मतलब था मैडम या लेडी। समय के साथ मैडोना छोटा होकर मोनालिसा रह गया। दोस्तों जैसे ही जॉर्जियो वसारी की थ्योरी सामने आई तो दुनिया को लगा कि मोनालिसा का रहस्य अब सुलझ चुका है, लेकिन इतिहास इतना आसान कहाँ होता है। मोनालिसा की पहचान पर शक इसलिए भी किया गया क्योंकि यह पेंटिंग अपने समय से बहुत आगे की लगती थी। लोगों को यह मानना मुश्किल हो रहा था कि एक साधारण व्यापारी की पत्नी भला इतनी गहराई, इतनी तकनीक और इतनी भावना के साथ पेंट की जा सकती है। और यहीं से मोनालिसा के रहस्य के बारे में दूसरी और थ्योरीज जन्म लेने लगीं। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यह लीसा गिरार्दिनी नहीं है बल्कि लियोनार्दो दा विंची की मां थीं। उनका तर्क था कि मोनालिसा की आंखों में जो अपनापन दिखता है वह किसी अजनबी औरत में नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी इतालवी रानी या किसी ऊंचे कुल की महिला की तस्वीर थी जिसे जानबूझकर आम नाम दे दिया गया ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली थ्योरी कुछ और ही थी। साल 1987 में एक कलाकार और रिसर्चर ने दावा किया कि मोनालिसा असल में किसी और की नहीं बल्कि खुद लियोनार्दो दा विंची की ही तस्वीर है, एक सेल्फ पोर्ट्रेट। इस थ्योरी के अनुसार लियोनार्दो ने खुद को एक महिला के रूप में कल्पना करके पेंट किया था। जब डिजिटल टूल्स की मदद से मोनालिसा के चेहरे और लियोनार्दो के चेहरे को ओवरलैप किया गया तो उसमें पता चला कि लियोनार्दो के चेहरे और मोनालिसा के चेहरों में आंखों की दूरी, नाक का आकार और चेहरे की बनावट में कई समानताएं हैं। दोस्तों सच तो ये है कि अगर आप चाहें तो किसी भी दो चेहरों में कोई भी समानता ढूंढ सकते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं था कि चेहरे मिलते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या लियोनार्दो ऐसा कर सकते थे। और इस सवाल का जवाब शायद हाँ भी हो सकता है। लियोनार्दो प्रयोग करने से कभी नहीं डरते थे, वो सीमाएं तोड़ने में विश्वास रखते थे, लेकिन फिर भी ठोस सबूत के बिना यह थ्योरी सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गई। लेकिन इतिहास कभी कभी चुपचाप इंतजार करता है और फिर अचानक से एक दिन वह अपने सारे राज खोल देता है। फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 25 साल इस एक सवाल पर लगा दिए कि आखिर मोनालिसा थी कौन। उन्होंने फ्लोरेंस शहर के पुराने आर्काइव्स, धूल से भरे दस्तावेज, टूटे फूटे मैरिज रिकॉर्ड्स, टैक्स फाइल्स और परिवारों के निजी कागजात के हर एक पन्ने को ध्यान से पढ़ा। और फिर साल 2004 में एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसने तस्वीर को साफ करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड्स के अनुसार लीसा गिरार्दिनी की शादी 5 मार्च 1495 को हुई थी। उस वक्त लीसा की उम्र सिर्फ 16 साल थी और उनके पति फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो लगभग 30 साल के थे। दोस्तों शोध में यह भी सामने आया कि लियोनार्दो दा विंची के पिता और फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। उनके बीच सामाजिक और व्यावसायिक संबंध थे। इसका मतलब साफ था कि लियोनार्दो और लीसा के परिवारों के बीच संपर्क मौजूद था। दोस्तों एक और फैक्ट सामने आया कि जब मोनालिसा पेंट की जा रही थी तब लीसा की उम्र लगभग 24 साल थी। दोस्तों इन सारे सबूतों के बाद इतिहासकारों के लिए ये मानना मुश्किल हो गया कि मोनालिसा कोई काल्पनिक चेहरा नहीं थी। मोनालिसा सच में लीसा गिरार्दिनी ही थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर मोनालिसा और लियोनार्दो दा विंची दोनों ही इतालवी थे तो फिर यह पेंटिंग आज फ्रांस में कैसे पहुंची। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें 16वीं सदी की राजनीति और कला की दुनिया में ले जाता है। साल था 1516। फ्रांस के राजा फ्रांसिस I कला के बहुत बड़े दीवाने थे। उन्हें इटली की कला, संस्कृति और कलाकारों से गहरा लगाव था।
इसीलिए उन्होंने लियोनार्दो दा विंची को फ्रांस आने का न्योता दिया। लियोनार्दो उस समय उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। उनका स्वास्थ्य कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका दिमाग अब भी उतना ही तेज था। लियोनार्दो ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और इटली छोड़कर फ्रांस चले आए और वो अपने साथ कई पेंटिंग्स लाए और उनमें से एक थी मोनालिसा। साल 1519 में फ्रांस में ही लियोनार्दो का निधन हो गया और उनकी मृत्यु के बाद फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने मोनालिसा को अपने रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बना लिया। इसके करीब 150 साल बाद फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। राजाओं की संपत्ति को जनता की संपत्ति घोषित कर दिया गया और इसी फैसले के तहत मोनालिसा को शाही महल से हटाकर एक नए सार्वजनिक संग्रहालय में रखा गया, लूव्र म्यूजियम में। यहीं से मोनालिसा आम लोगों की नजरों में आई। अब इसे सिर्फ राजा नहीं देख सकते थे, बल्कि हर एक इंसान देख सकता था। लेकिन किस्मत ने मोनालिसा के लिए कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि लूव्र की दीवारों पर टंगने के कुछ ही साल बाद एक ऐसा दिन आया जिसने इस पेंटिंग को अमर बना दिया। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं 21 अगस्त 1911 की सुबह पर। जब लूव्र म्यूजियम की दीवार पर मोनालिसा नहीं थी तो शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उस दौर में पेंटिंग्स को अक्सर साफ सफाई या फोटो खिंचवाने के लिए हटा लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और मोनालिसा वापस नहीं आई तो पूरा म्यूजियम सन्न रह गया। थोड़ी ही देर में पुलिस बुला ली गई, पूरे लूव्र म्यूजियम को बंद कर दिया गया, सीमाएं सील कर दी गईं और फ्रांस की सरकार को एहसास हुआ कि यह एक साधारण चोरी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग गायब हो चुकी थी। शक की सुई हर किसी पर घूमती रही, यहाँ तक कि उस समय के मशहूर कलाकार पाब्लो पिकासो से भी पूछताछ की गई। कुछ समय के लिए उन्हें भी संदेह के घेरे में रखा गया। लेकिन दोस्तों, असली चोर कोई कलाकार नहीं था, बल्कि वो था एक साधारण सा आदमी, विंसेंजो पेरुगिया। दरअसल विंसेंजो पहले कभी लूव्र म्यूजियम में ही काम कर चुका था। उसे म्यूजियम के हर कोने की जानकारी थी। उसे पता था कि सुरक्षा कब ढीली रहती है और कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है। उसने 2 साथियों के साथ यह योजना बनाई। वो रात में ही म्यूजियम के अंदर छुप गए और अगली सुबह मोनालिसा को दीवार से उतारकर उसे फ्रेम से निकालकर एक कंबल में लपेटकर बाहर ले गए। विंसेंजो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। वो खुद को चोर नहीं बल्कि एक देशभक्त मानता था। दरअसल विंसेंजो इटली का नागरिक था। उसका मानना था कि मोनालिसा को फ्रांस में नहीं बल्कि इटली में होना चाहिए। उसे लगता था कि फ्रांस ने यह पेंटिंग इटली से चुरा ली है। जब विंसेंजो आखिरकार पकड़ा गया तो 2 साल बाद साल 1913 में मोनालिसा वापस लूव्र म्यूजियम पहुंच गई। दोस्तों, उस चोरी की वजह से मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस हुई कि जब मोनालिसा वापस लौटी तो उसे देखने वालों की भीड़ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। जो पेंटिंग पहले केवल कला प्रेमियों तक ही सीमित थी, वह अब आम जनता की जिज्ञासा बन चुकी थी। दोस्तों, समय के साथ इस पेंटिंग के कलर फेड हो चुके हैं। दरअसल मोनालिसा को पॉपुलर वुड पर पेंट किया गया है, जिस पर एक वार्निश लेयर चढ़ाई गई थी ताकि लकड़ी को नमी और मौसम से बचाया जा सके। समय के साथ यह वार्निश पीली पड़ गई और रंग थोड़े डल दिखने लगे। असल में जब लियोनार्दो ने मोनालिसा बनाई थी तो वह कहीं ज्यादा चमकीली और जीवंत थी। लेकिन दोस्तों, मोनालिसा की असली ताकत रंगों या आकार में नहीं है, बल्कि वह छुपी है एक खास तकनीक में जिसे स्फुमाटो कहा जाता है। यह लियोनार्दो की सिग्नेचर टेक्निक थी। इसमें कोई साफ आउटलाइन नहीं होती, चेहरे और बैकग्राउंड के बीच कोई कठोर सीमा नहीं दिखती। मोनालिसा के बाल, उसका चेहरा और पीछे का लैंडस्केप सब एक दूसरे में घुलते हुए लगते हैं और यही ब्लेंडिंग उस मुस्कान को जन्म देती है जो दिखती भी है और अगले ही पल गायब भी हो जाती है। अगर आप मोनालिसा को ध्यान से देखें तो जब आप मोनालिसा के होठों को देखते हो तो वो ज्यादा मुस्कुराती हुई नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र उसकी आंखों पर जाती है तो अचानक ऐसा लगता है जैसे उसकी मुस्कान गहरी हो गई हो। और फिर जैसे ही आप वापस होठों को देखते हो तो वह मुस्कान फिर से फीकी पड़ जाती है। लियोनार्दो दा विंची ने इस मुस्कान को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगाया था। उन्होंने यह समझने की कोशिश की थी कि इंसान की मुस्कान वास्तव में बनती कैसे है। इसी वजह से वह घंटों कई रातें अस्पतालों में बिताते थे। वह मृत शरीरों के चेहरे की मांसपेशियों का अध्ययन करते थे, यह जानने के लिए कि कौन सी मांसपेशी किस एंगल पर खींचती है तो मुस्कान कैसी दिखती है। लियोनार्दो ने खुद लिखा था कि होठों को हिलाने वाली मांसपेशियां इंसानों में किसी भी जानवर से ज्यादा जटिल होती हैं। दोस्तों, जब आप पेंटिंग के किसी और हिस्से को देखते हैं तो आपकी पेरिफेरल विजन मुस्कान को ज्यादा पकड़ लेती है और जब आप सीधे मुस्कान को देखते हैं तो वह लगभग गायब सी लगती है।
यही वजह है कि हर एक इंसान मोनालिसा को अलग तरह से महसूस करता है। कुछ लोगों को वह खुश लगती है, कुछ को उदास, कुछ को रहस्यमयी और कुछ को बिल्कुल शांत।